Hello guys. Now we will calculate the efficiency of boiler. ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है बॉयलर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो फार्मूला है इसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे. वी आर जस्ट स्टडिंग इट. Q मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल H माइनस स्मॉल h ओवर स्मॉल q मल्टीप्लाइड बाय GCV इंटू 100. ठीक है, दिस इज द मेन फार्मूला. तो कैपिटल Q क्या है? स्टीम जनरेटेड पर आवर, कि जितनी वो स्टीम जनरेट कर रहा है बॉयलर, यानी जितनी वो आउटपुट दे रहा है, kg पर आवर. ओके. कैपिटल H इज द इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम. ये जो आपकी सैचुरेटेड स्टीम है उसकी क्या है? इंथैल्पी. स्मॉल h इज द इंथैल्पी ऑफ फीड वाटर. जो आप फीड वाटर दे रहे हैं उसकी इंथैल्पी है, यानी इनपुट और आउटपुट को वो कंसिडर कर रहा है. एक इनपुट की इंथैल्पी, एक आउटपुट की इंथैल्पी है. ठीक है. GCV इज योर ग्रॉस क्लैरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. ठीक है, उसकी एनर्जी वैल्यू. ठीक है, GCV. और स्मॉल q इज द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल पर आवर, कि कितना फ्यूल आप उसको इनपुट दे रहे हैं. ओके. आउटपुट ओवर इनपुट वो जैसे होता है एफिशिएंसी में. तो अब इसमें देखते हैं कि Q आपका एक बॉयलर है वो 9 टन पर आवर देता है. एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं. 1000 किलोग्राम इन 1 टन. एक टन में 1000 kg होते हैं. तो 9 टन पर आवर, एक घंटे में वो 9000 किलोग्राम आपकी स्टीम पैदा कर रहा है. ठीक है, तो ये कैपिटल Q है. कैपिटल H कितना है? 665. स्मॉल h है 85. स्मॉल q कितना फ्यूल ले रहा है? 2 टन पर आवर. 2000 किलो पर आवर पानी से वो 9000 किलो फ्यूल वो अपना स्टीम पैदा कर रहा है. तो GCV कितनी है? 3200 है. ठीक है, फ्यूल हस्क भी इसको बोलते हैं. तो इसकी स्टीम फ्यूल रेशो भी आप निकाल सकते हैं. स्टीम कितनी है? 9000 डिवाइडेड बाय 2000 फ्यूल लिया, इन्होंने 9000 स्टीम पैदा की, 2000 फ्यूल लिया, तो स्टीम फ्यूल रेशो इसकी क्या आ जाएगी? 4.5, यानी 1 किलो पानी से ये 4.5 किलो आपकी स्टीम पैदा कर रहा है. ठीक है, और इसको इसमें पुट कर दें इन वैल्यूज को. 9000 मल्टीप्लाइड बाय 665 माइनस 85 ओवर 2000 इंटू GCV इंटू 100. तो ये ज़रा कैलकुलेट करें कितना आता है. अच्छा, अब इंडस्ट्री में चूंकि प्रॉफिट्स बहुत मैटर करते हैं ना. आपकी इंडस्ट्री जो है वो बिजनेस है. बिजनेस हमेशा प्रॉफिट पे चल रहा होता है ना. यानी अगर आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा तो फिर वो ज़्यादा इंडस्ट्री ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती ना. तो फिर अब इसमें हम कॉस्ट भी कैलकुलेशन थोड़े से कर लेते हैं कि 1 किलो हस्क की कॉस्ट आती है 5 रुपये, यानी 1 kg हस्क यानी जो फ्यूल है वो 5 रुपये का है. और यानी 5 रुपये में आप 4.5 किलो स्टीम पैदा कर रहे हैं. ऐसे ही हो रहा है ना. यानी 5 किलो जो हस्क है 1 kg फ्यूल है. 1 kg फ्यूल से आप 1 kg हस्क 5 रुपये का, और आप 5 रुपये में 4.5 किलो स्टीम पैदा कर रहे हैं. तो 1 रुपये में कितनी जो है 1 किलो स्टीम आप निकाल सकते हैं कि आपको 1 किलो स्टीम जो है वो कितने रुपये में पड़ेगी. ये आपको पड़ेगी 4.5 डिवाइडेड बाय ये 1 kg जो स्टीम है आपकी, ये आपको पड़ेगी तकरीबन 0.9 पैसा के अंदर. 0.9 पैसा के अंदर ये आपको पड़ रही है. तो 1 kg हस्क जो है वो 5 रुपये का आपको पड़ता है. तो 5 रुपये में आपको 4.5 किलो की स्टीम पड़ेगी. तो 1 kg स्टीम आपको पड़ जाएगी 5/4.5. ठीक है, ये ओवर सम 1 रुपये से जो है कुछ ज़्यादा की आपको जो है ना ये बेसिकली स्टीम पड़ रही है. तो 5 रुपये में आपको 5 किलो नहीं मिलनी, थोड़ी सी कम मिल रही है. यही है ना कि 5 रुपये में आपको 4.5 किलो मिलती है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो 1 रुपये से ज़्यादा है उसकी कॉस्ट आ रही है. तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक टाइपो एरर है, उसको ठीक कर लीजिएगा. ये रेशो है 5/4.5. अच्छा, आगे चलते हैं ह्यूमिडिटी के ऊपर. ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर के अंदर जो आपको वाटर को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत, कि एयर जो है वो कितना वाटर अब्जॉर्ब कर सकती है. अच्छा जी, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर दैट कैन बी हेल्ड इन द एयर डिपेंड्स ऑन द एयर टेम्परेचर. अच्छा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो वो जो उसकी ह्यूमिडिटी है वो मतलब उसकी उसमें ज़्यादा गुंजाइश आ जाएगी पानी को अब्जॉर्ब करने की, उसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी बेसिकली. अच्छा, अब आप इसमें देख लें कि जैसे 20 डिग्री पे 15 ग्राम पर kg आ रही है कैपेसिटी, 30 डिग्री पे उसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकती है. ओके, तो ये एयर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. तो नीचे सैचुरेशन वैल्यू है, ऊपर एक्चुअल वैल्यू, उसको जो रेशियो होते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. 60%, 70%, इसका मतलब उसमें भी 30% गुंजाइश बाकी है.
वो और आपका जो है ना वो जज़ब कर सकती है पानी को, एयर। तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर इज़ सैचुरेटेड। अब एयर में कोई गुंजाइश नहीं है जज़ब करने की, 100% पे बस एयर की बस हुई पड़ी है, वो कोई नहीं आपका जो है वो वाटर बॉटल कोई मज़ीद नहीं करेगी। तो relative humidity changes when the atmosphere gains or loses water vapor, evaporation, ठीक है, evaporation पे ये चेंज होती है। टेम्परेचर चेंजेस, लो टेम्परेचर पे relative humidity बढ़ जाती है और हाई टेम्परेचर को बढ़ाएं तो वो कम हो जाती है। यानी आप जो ज़्यादा टेम्परेचर वाली है एयर, उसमें ज़्यादा पानी जज़ब करने की सलाहियत होती है। अगर आप अपना टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वो उसमें सलाहियत कम होती जाएगी, वो सैचुरेट हो जाएगी जल्दी। ओके, तो ड्यू पॉइंट क्या होता है कि ड्यू पॉइंट एक वो टेम्परेचर है एट विच द एयर विद द गिवन रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल रीच सैचुरेशन व्हाइल कूल विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर। अगर आप प्रेशर को चेंज किए बगैर उसको ठंडा करेंगे तो वो मॉइस्चर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे ड्यू पॉइंट, यानी प्रेशर को चेंज किए बगैर वो लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है। और हमारे पास जो प्लांट था उसमें मैंने आपको बताया -40 डिग्री था, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अच्छा जी। ये ह्यूमिडिटी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं? ह्यूमिडिटी की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली टेक्सटाइल में, क्योंकि अगर टेक्सटाइल में जो आपकी टेक्सटाइल बनती है उसकी अगर ह्यूमिडिटी आप कंट्रोल ना करें, उसका वज़न कम पड़ जाएगा। वो वज़न में उसको तोला जाता है, तो वज़न कम पड़ जाएगा, आपको लॉस होगा उसका। तो इसलिए उसमें ह्यूमिडिफायर्स लगाए जाते हैं, ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है। मेन जो वर्कशॉप होती है ना, मेन जो जहाँ मशीनें पड़ी होती हैं, वहाँ पे ऑटोमाइज़र लगे होते हैं, पूरा पानी सर्कुलेट करा रहे होते हैं, वहाँ से वो पानी स्प्रिंकल हो रहा होता है। दिखाया थी मैंने आपको वीडियो में, ठीक है। तो ये देखें इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि जी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, करेक्टली humidified environment guarantees an increase in productivity and in case of adiabatic humidification significant cooling of the environment. Controlling the ambient humidity ensures an increase in the productivity due to the greater strength and elasticity for the textile fibers when processed at 65 to 70। ये आपने ध्यान में रखना है, टेक्सटाइल के लिए जो मोस्टली रिकमेंडेड होता है वो 65 to 70, वैसे डिपेंड करता है फ्रॉम फाइबर टू फाइबर, वो आगे हम देखते हैं इसका टेबल। Relative humidity, these conditions furthermore guarantee a decrease in atmospheric dust। ये आगे हम देखते हैं। ये देखें, ये कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है, इसमें फीडबैक कंट्रोलर लगा हुआ है। यानी क्या होगा कि एक सेट पॉइंट होगा, एक सेंसर लगा होगा, सेंसर की आउटपुट आ रही होगी, सेट पॉइंट से कंपेयर होगी, एरर सिग्नल जनरेट होगा, वो कंट्रोलर को जाएगा, कंट्रोलर अपनी आउटपुट जनरेट करेगा, वो आपके एक्चुएटर को जाएगा। एक्चुएटर मीन्स जो भी ह्यूमिडिफायर वहाँ पे लगा है वो प्रोसेस को इफेक्ट करेगा, फिर उसके दोबारा से फीडबैक होगी, उस सेट पॉइंट से कंपैरिजन होगा। जब तक ये सेट पॉइंट मीट नहीं ना हो जाता आपका एक्चुएटर चलता रहेगा, जब मीट हो जाएगा तो एक्चुएटर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी एंड कूलिंग द एयर इन द टेक्सटाइल फैक्ट्री। द प्रेशराइज्ड वाटर इज atomized. The pressurized water is atomized into very fine droplets that when introduced into the air are absorbed, thus humidifying and cooling the environment। यानी आपका environment कूल करता है। तो अब इसमें सेंसर कहाँ लगा हुआ है? ये सेंसर आपको लगा हुआ है ह्यूमिडिटी प्रोब। तो फीडबैक कंट्रोल की लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायग्राम भी करवाई थी कि सेट पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका सेंसर की वैल्यू आ रही होगी, सेंसर। यहाँ पे क्या लगा होता है जी, कंट्रोलर लगा होता है यहाँ पे। उसके बाद ये क्या लगा है जी, आपका प्लांट है। उसके बाद जी प्रोसेस है, और उसके बाद ये सेंसर आपका लगा हुआ है, ये सेंसर, ये है जनाब आपका जो फीडबैक कंट्रोल है, ये इसमें लगा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो ये ह्यूमिडिटी प्रोब है, ठीक है, लगी हुई है। और उसके बाद इसका ये ऑटोमाइजर विद फैन, ये आपका एक्चुएटर कहलाता है, इसको एक्चुएटर कहेंगे। और ये कंट्रोलर ये लगा हुआ है, कंट्रोल सिस्टम। और ये उसकी HMI वगैरह है कि अगर आपने उसमें जो खुद इंटरेक्ट करना है उसके साथ, तो ये उसके साथ जो है ना ये पूरा एक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये रिकमेंडेड एप्लीकेशंस हैं, इसमें देखें आप, कॉटन है, वूल है, लिनन है, ये पर्लोन, नाइलॉन, रिबन्स, नेटवेयर, कारपेट्स, यानी डिफरेंट किस्म की जो है कि कितनी आपने एयर रखनी है और कितनी आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखनी है। तो ये टेबल होता है आमतौर पे जो टेक्सटाइल में इसको मेंटेन किया जा रहा होता है, ओके।
एक आर्टिकल है बड़ा ज़बरदस्त, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ कि इसकी जो है ना ह्यूमिडिटी इसके ऊपर है। एयर ह्यूमिडिटी इज मेड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सैंपल ऑफ एयर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट द एयर कैन होल्ड एट द सेम स्पेसिफिक टेम्परेचर। इट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 0 to 100%। तो कोल्ड एयर है कैन होल्ड लेस मॉइस्चर देन वार्म, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देयरफॉर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज रिलेटिव टू इट्स टेम्परेचर। अच्छा, ये आपने देख लेना सारा। आगे चलते हैं हम इसमें। ऑल टेक्सटाइल्स आर हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो क्या करती है, नमी को अब्जॉर्ब करती है, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, तो दैट इज दे अब्जॉर्ब और रिलीज द मॉइस्चर डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। इफ द एटमॉस्फेयर इज ड्रायर देन द टेक्सटाइल इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन द टेक्सटाइल विल गिव अप इट्स मॉइस्चर टू द एयर। यानी अगर ड्राई होगा तो टेक्सटाइल गिव अप कर देगी, अगर वेट होगा तो वो अब्जॉर्ब कर लेगी इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए। ओके, इफ द एयर इज वेरी ह्यूमिड देन द टेक्सटाइल मॉइस्चर कंटेंट विल इंक्रीज। द चेंज इन द मॉइस्चर कंटेंट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये देखें, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल के जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो टेक्सटाइल्स होते हैं ना, टेक्सटाइल वहाँ पे देखेंगे उनके पैरामीटर्स हैं, वो किन किन चीज़ों को देख रहे होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ को देख रहे होते हैं, इलास्टिसिटी देख रहे होते हैं, लचक, फाइबर का डायमीटर देख रहे होते हैं, और फ्रिक्शन। ये पैरामीटर्स होते हैं जो टेक्सटाइल इंजीनियर्स होते हैं ना, जब वो वहाँ पे, मैं एनटीयू में भी रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे होते हैं। वो जो कपड़ा बन रहा होता है, कपड़े की टाइप्स होती है ना, ये वॉश एंड वेयर है, ये कॉटन है, गर्म कपड़ा है, इसमें इतनी इलास्टिसिटी है कि नहीं है, वो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ड्रॉप इन द इक्विलिब्रियम relative humidity of a textile may cause it to be weaker, thinner, less elastic and therefore more brittle। brittle में जो जल्दी टूट जाता है, ठीक है। और it will also have more imperfections by maintaining the air humidity whilst processing the fibers। this loss in moisture to the atmosphere is minimized। तो moisture loss during processing, अब देखें ना, जब कपड़ा एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है, बन रहा होता है ना, वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है। आपको पता है क्या होता है, वो एक रुई होती है, खेतों से जो निकली होती है ना, वो एक रुई टाइप होता है। आप जाके ज़रा कभी देखें स्पिनिंग मिल, वो रॉ मटेरियल होता है खेतों कूतों से, वो एंड पे आपके पास एक कपड़े बन रहे होते हैं। तो क्या वो ऐसे बन गया? देयर इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जिससे वो गुजरता है। हर लाइन पे एक स्टेप्स है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये। अब इतने सारे स्टेप्स में आपका क्या ख्याल है, उसकी मॉइस्चर बरकरार रहेगी? वो हीटअप भी होता है, जगह जगह मशीनों से गुजरता है, तो वो अपना मॉइस्चर लूज़ कर देता है। तो हमें बचाना है, क्योंकि अगर वो लूज़ कर गया तो वो क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। तो हमने क्वालिटी को मेंटेन रखना है। तो इसलिए हमने मॉइस्चर का जो लेवल है, ह्यूमिडिटी का जो लेवल है, उसको मेंटेन रखना है। Moisture loss during processing cannot be totally eliminated as the act of processing will increase the temperature of the material which will cause it to be drier. However, by increasing the humidity of the air surrounding the textile directly after the processing, the material experiences a regain. उसको regain मिल जाता है। This regain also has a direct impact on the weight of the textile as the textile yarns are sold by weight, वजन के हिसाब से तोल के बेचते हैं उसको, ठीक है। This will require 4% more fiber to be included in the sale product। तो आपकी सेल भी बढ़ जाएगी, वजन बढ़ गया ना, आपने उसको नमी उसका मेंटेन किया, आपने उसको मॉइस्चर लूज नहीं होने दिया, तो फिर उसका वजन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। 4% फॉर अ मिल मैन्युफैक्चरिंग 80 टन ऑफ टेक्सटाइल पर डे। तो 80 टन का कितना बनता है? 80 टन मीन्स 80,000 किलोग्राम का 4% निकाल लो, 3200 किलोग्राम निकलता है। 3200 किलोग्राम का आपका लॉस रुक गया, मन आपको लॉस होना था अगर आप वो ना करते। तो 32 पर डे ड्यू टू द इनकरेक्ट ह्यूमिडिटी लेवल। अच्छा, स्टैटिक भी एक इशू है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि स्टैटिक चार्ज आ जाता है, कपड़ा चार्ज पकड़ता है। ओके, the occurrence of the static can be a major problem when processing textile and it is directly related to the levels of relative humidity. As the fibers lose moisture, they increase their electrical resistance. This means that they can no longer easily dissipate the electrical discharge which is generated by frictional contact with the machinery. In a textile production facility with a low humidity, static discharges can jump up to 4 to 5 inch, 4 से 5 इंच तक स्टैटिक चार्ज आ सकता है उसमें। ओके, although they have a low current can build up to 700,000 volts, ठीक है। The static discharge can also present at the direct health risk to the people। तो अब इसमें देखें, the static discharge can also present a direct health risk to the people with weak hearts or pacemakers fitted।
तो ये उनके लिए मसला है। एज वेल एज द फिजिकल डेंजर टू द स्टैटिक बिल्डअप विल कॉज मटेरियल्स टू बी स्टिक टुगेदर एंड बी लेस मैनेजेबल। वो जुड़ के रहेगा, फिर उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। Most machines are microprocessor controlled and an uncontrolled electric discharge in the wrong place can damage the electronics of the unit. स्टैटिक डिस्चार्ज से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डेलिकेट होती है भाई, उसको बचा के रखना होता है इन्वायरमेंट में। अगर वो आप इस तरह से उसको एक्सपोज करोगे तो वो फिर डैमेज हो सकती है। 50% रिलेटिव स्टैटिक बिल्डअप इज एलिमिनेटेड। अगर आप 50% तक RH मेंटेन रखते हो तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये मसला नहीं रहेगा। Another advantage of maintaining the correct humidity in the processing facilities is that it reduces airborne particles. आपकी जो एयर होती है ना वो भी प्योरीफाई रहती है, एयर में भी जरासीम आ जाते हैं ना, तो एयरबॉर्न पार्टिकल्स वगैरह। तो अगर आप ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हो तो वो उससे भी जो है वो ये चीज़ें कम हो जाती हैं। हायर ह्यूमिडिटी इनकरेजेस एयरबॉर्न लिंट डस्ट एंड फ्लाई टू प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी ये जो आपकी फ्लाइज वगैरह डस्ट हैं ये सारी चीज़ें आपकी उससे निकल जाएंगी ह्यूमिड एयर से, तो आपकी एयर भी ज़रा प्योर हो जाएगी, उसके अंदर ये जो जरासीम वगैरह या बैक्टीरियाज वगैरह उसकी भी ज़रा कमी हो जाएगी। अच्छा जी, ह्यूमिडिटी लेवल। नेचुरल फाइबर्स आर फार फ्रॉम ससेप्टेबल टू मॉइस्चर दैन मैन मेड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। हाउएवर मैन मेड टेक्सटाइल suffers from more static charge buildup. Cotton and linen have to be processed at very high levels, 70 to 80% relative humidity, because they are brittle. By humidifying each process from combining the raw materials through carding, twisting, spinning, weaving, ये सारे टेक्सटाइल के प्रोसेसेस हैं, ठीक है। The manufacturer can ensure that the product remains flexible and is prevented from breaking. Wool is similarly susceptible to dry air, although a little more forgiving, requiring humidity levels of around 65%. Man-made fibers also require the correct bit lower levels of the humidity. अच्छा जी, उसमें ह्यूमिडिफाइंग का ये कंट्रोल सिस्टम है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या होता है कि जेट स्प्रे वगैरह लगे होते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ह्यूमिडिफाई टेक्सटाइल प्लांट इज़ टू यूज़ अ कंप्रेस्ड एयर एंड वाटर स्प्रे सिस्टम। वाटर स्प्रे सिस्टम और कंप्रेस्ड एयर है, उससे क्या होगा कि वो क्या उसको स्प्रे बना लेगा। अच्छा जी, वाटर स्प्रे सिस्टम सच एज जेट स्प्रे। रोज ऑफ प्रिसिजन इंजीनियर्ड नोजल्स आर माउंटेड इन द रूफ स्पेस एंड कंबाइंड कंप्रेस्ड एयर एंड वाटर रिलीजिंग अ फाइन मिस्ट। ये देखा ना, ये आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया था। इससे ये स्प्रे, ये देखो स्प्रे निकल रहा है यहाँ से, स्प्रे वगैरह जो है यहाँ से निकलता है नोजल से। तो सिस्टम्स, आपने ये देखा कि ये जो एसी है, ये आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी ना जिसमें वो दिखाया हुआ था कि एक ऑफिस में बैठा है जिसमें एसी बंद कर दो, उसमें उसके क्या हालत होती है। फिर इसी तरह से अगर हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करें जहाँ पे फ्रेश एयर आ रही है, तो आपकी जो आउटपुट होती है ना काम करने की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो यू नीड, वी ह्यूमंस नीड फ्रेश एयर, ठीक है। हमें एयर कंडीशन चाहिए, एयर की कंडीशनिंग चाहिए हमें। मसलन हमें एक बासी सी एयर में बैठा देंगे तो हमारी एफिशिएंसी गिर जाएगी, हमसे काम नहीं होगा, ओके। तो वेंटिलेशन सिस्टम्स इन द बिल्डिंग्स, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और रिप्लेसिंग द एयर इन एनी स्पेस टू प्रोवाइड द हाई इंडोर क्वालिटी, जिसमें टू कंट्रोल द टेम्परेचर, रिप्लेनिश द ऑक्सीजन or remove the moisture, odors, smoke, heat, dust, airborne bacteria, carbon dioxide. Ventilation is used to remove the unpleasant smells and excessive moisture introducing the outside air to keep interior building air circulating. Air को circulate कराया जाता है, fresh air अंदर आती है और अंदर की जो गंदी एयर है वो बाहर निकालनी होती है, okay. And to prevent the stagnation of the interior air. अब इसके बेनिफिट्स आपको पता है, हेल्थ में चाहिए, थर्मल कंफर्ट में चाहिए, आपको थर्मल है ना, आप थर्मोडायनेमिक, आपको भी तो खास मतलब एक टेम्परेचर चाहिए ना जिस पे आप काम, बहुत हाई टेम्परेचर पे आप काम कर लेंगे, धूप में काम कर लेंगे, तो यू नीड प्रॉपर टेम्परेचर, ठीक है। यू नीड प्रॉपर पैरामीटर्स ऑफ द एम्बियंस, ठीक है, टू वर्क प्रॉपरली, ओके। कूलिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर को ठंडा करना। नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें नेचुरली वेंटिलेशन हो रही होती है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एंड रिमूविंग द एयर थ्रू एन इंडोर स्पेस विदाउट यूजिंग मैकेनिकल सिस्टम। आजकल तो मशीनें आ गई ना, मोटरें आ गई हैं, पंखे लग गए हैं, एसी लग गए हैं। तो नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम क्या होता है कि इसमें नेचुरली हवा का फ्लो होता है, उसमें हवा एक तरफ से आ रही होती है नेचुरली और घूम फिर के एक जगह से निकल रही होती है, ओके। It refers to the flow of external air to the indoor space as a result of pressure
और टेम्परेचर डिफरेंसेस। नेचुरल वेंटिलेशन अकर्स इन टू वेज, प्रेशर डिफरेंसेस और टेम्परेचर डिफरेंसेस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं कि आपका खर्चा कोई नहीं है, बिजली वगैरह की कॉस्ट कोई नहीं है, एनर्जी कॉस्ट कोई नहीं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम्स कैन सेव अ प्रॉपर्टी एनीवेयर बिटवीन 10 and 30% ऑफ द बिल्डिंग्स एनर्जी कंजम्पशन, which in a time when energy bills are constantly increasing is ever important। दूसरा मेंटेनेंस कोई नहीं है, उसकी रनिंग कॉस्ट कोई नहीं है, यानी एक तो होती है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एसी लगा लो भाई, एक होते है उसकी रनिंग कॉस्ट के लग गया, लगने के बाद क्या बस हैवी चलाई हो भाई, उस पर कॉस्ट आती है, उसमें फॉर एग्जांपल तेल चेंज करना है या कोई किसी और चीज़ के खर्चे हैं, बिजली के खर्चे हैं, ठीक है, मशीन में जो उसकी सर्विस करनी है, मेंटेनेंस करनी है, वो भी तो खर्चे हैं ना, तो उसकी मेंटेनेंस कोई नहीं है, ठीक है, और शॉर्ट भी इसमें कम है। तो डिसएडवांटेज क्या होता है जी, डिफिकल्ट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एयर, डिफिकल्ट टू कंट्रोल द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेट कैंट बी कंट्रोल, एयर मूवमेंट। अच्छा, इसके पीछे जरा एक तस्वीर है, वो इस पर गौर करें, जार वाली, एक जार है जिसमें मछलियां भरी हुई हैं आपने, और एक ये जार है जिसमें कुछ भी नहीं है। अब एक मछली इधर आ जाती है, अब मुझे बताएं कौन सी मछली कंफर्ट में है, राइट वाली, वो जिसको जो है वो पानी जरा खुला डुला मिल रहा है। तो इसी तरह वी ह्यूमंस नीड फ्रेश एयर एंड फ्रेश कंडीशनड एयर। अच्छा जी, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम जिसमें कोई फोर्सफुली आप वेंटिलेशन करा रहे हैं, लाइक आपने कोई एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है, कोई पंखा लगा दिया, एसी वेसी लगा दी, तो वो मैकेनिकल है, वो फोर्स्ड वेंटिलेशन है, ठीक है, वो नेचुरल वेंटिलेशन नहीं है। अब उसमें कॉस्ट आएगी इंस्टॉलेशन की, फिर उसके बाद बिजली की कॉस्ट आएगी, फिर उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी, स्पेयर्स की कॉस्ट आएगी, तो ये फिर उसमें होता है। ये आपके घरों में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगे होते हैं। अच्छा जी, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द एप्लीकेशंस व्हेन नेचुरल वेंटिलेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, जहाँ पे नेचुरल आप वेंटिलेशन नहीं कर सकते, वहाँ पे आप क्या करते हो, फोर्स्ड वेंटिलेशन करते हो। employ an electrically fan to provide the necessary air movement, ensure a specified air change, and the air under fan pressure can be forced to filters circulate fresh air through ducts and fans, further than relying on the airflow through the small holes or cracks। अच्छा जी, मैं टाइपोज हैं थोड़ी सी। अब इसकी देखें करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वेंटिलेशन सिस्टम की। आइडियल कब होगा एक मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम, कब आइडियल होगा, जब नॉट इंटरफेयर व्हेन द बिल्डिंग एनवेलप, अच्छा विद द बिल्डिंग एनवेलप के साथ वो इंटरफेयर ना करे, ऑपरेट व्हेन ओनली नीडेड, तब चले जब चाहिए, बिला वजह ना चलता रहे, ठीक है, प्रोवाइड नीडेड अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज, जितनी एयर चाहिए उतनी दे दे, डिस्ट्रीब्यूट आउटडोर एयर वेयर नीडेड, बाहर की जो एयर है वो दे दे जहां नीडेड है, नॉट इंटरफेयर विद द अदर सिस्टम्स, और बी क्वाइट, शोर शराबा ना करे, क्वाइट होना चाहिए। मेथड क्या होते हैं जी, मैकेनिकल इनलेट विद नेचुरल आउटलेट होता है, मैकेनिकल आउटलेट विद नेचुरल इनलेट होता है, और तीसरा क्या होता है कि मैकेनिकल इनलेट और आउटलेट, तीनों जो है वो इनलेट और आउटलेट क्या है, मैकेनिकल इनलेट, नेचुरल आउटलेट, मैकेनिकल आउटलेट एंड नेचुरल इनलेट, और तीसरा क्या है, दोनों मैकेनिकल हो, दोनों जगह कुछ ना कुछ लगाओ। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एयर इन द बिल्डिंग्स यूजिंग मशीन असिस्टेंस। अब इसमें देखिए मैकेनिकल जिसने डिफिकल्टी टू गेट द क्वांटिटी क्वालिटी वेंटिलेशन कंट्रोल टू कंट्रोल द इंडोर एनवायरनमेंट टू रिसीव द एडिक्वेट एयर इन द बिल्डिंग्स टू रिमूव द एक्सेसिटी, उसके बेनिफिट्स या उसके पर्पस हैं जिसके लिए लगाया जाता है। ये देखें अब नेचुरल इनलेट एंड मैकेनिकल एक्सट्रैक्ट, ये देखें ये वो वेंटिलेशन वगैरह, ये जो होता है एग्जॉस्ट फैन, नेचुरल इनलेट है, आउटलेट क्या है आपकी फोर्स्ड है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें देखें नेचुरल इनलेट, मैकेनिकल एक्सट्रैक्ट, एक होता है मैकेनिकल इनलेट, ये जो आपका ये विंडो एसी वगैरह ये मैकेनिकल इनलेट है, ठीक है, और नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, और थर्ड वन इज मैकेनिकल इनलेट एंड मैकेनिकल एक्सट्रैक्ट। अब ये देखें मैकेनिकल इनलेट, नेचुरल आउटलेट, ये पंखा वगैरह मैकेनिकल है ना, तो पंखे से हवा आ रही है आपको, मैकेनिकली आ रही है, और लेकिन उसकी जो अपना आउटलेट है वो नेचुरली है। द एयर इज ब्लोन इनटू द बिल्डिंग थ्रू अ कन्वर्टर और डक्ट सिस्टम, द एयर लीक्स आउट ऑफ द बिल्डिंग थ्रू द ओपनिंग्स एंड परमानेंट एयर ब्रेक्स और लूवर्स। मैकेनिकल एक्सट्रैक्ट विद नेचुरल इनलेट, नेचुरल इनलेट है लेकिन एक्सट्रैक्ट मैकेनिकल है, ये यहाँ पे तो नहीं मैंने कहीं देखा हमारे पास लगा हुआ, ये बाहर को एग्जॉस्ट कर रहा है ना, और इनलेट कहाँ से आ रहा है, विंडो वगैरह से आ रहा है नेचुरली, और एग्जॉस्ट के लिए मोटर लगाई हुई है आपने, एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है।
थर्ड वन इज मैकेनिकल इनलेट मैकेनिकल आउटलेट। ये देखें ये वाला सिस्टम कि यहाँ से मैकेनिकली देखें मोटर लग गई ना, पंखा लग गया, यहाँ से मैकेनिकली आ रही है एयर कंडीशन होके यहाँ पे, उसके बाद ये मैकेनिकल एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। ये फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन है, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है। ओके, फोर्स्ड ड्राफ्ट से एयर आ रही है और नीचे से एयर निकल रही है बाहर, तो मैकेनिकल इनलेट और मैकेनिकल आउटलेट। ओके, अच्छा जी, और इसमें देखें कि अगेन इसमें द सिस्टम इज द बेस्ट अमंग द सिस्टम टू क्रिएट द इंटरनल एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड, द इनक्लोज स्पेस मस्ट बी सील्ड फॉर एफिशिएंसी। ये जो प्लाजे प्लूजे होते हैं या मॉड्स वगैरह में आप ये लगाया जा सकता है। इन अ फॉरेन कंट्री स्पेशली इन विंटर कोल्ड आउटसाइड एयर में कॉज डिस्कम्फर्ट, सो फ्रेश एयर इज हीटेड इन मोस्ट। अच्छा, ये भी एक चक्कर होता है इसमें, इसकी एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे? ये जो सारी एयर बाहर फेंक रहा है, मसलन अगर यहाँ से एयर आई, यहाँ कंडीशन हुई, उसके बाद सारी वेस्ट करने के बजाय क्या होता है कि थोड़ी सी रिसाइकिल करवा लेते हैं, यानी उसको रीसर्कुलेट करवा लेते हैं, वापस थोड़ी सी जो है वो रिसाइकलिंग हो जाए, तो उससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इन मोस्ट बैलेंस सिस्टम द सप्लायर क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड वर्क आउट टू बी मच मोर देन नीडेड फॉर फ्रेश एयर सप्लाई टू ऑक्यूपेंट, it is possible to recirculate some of the extract air back into the supply duct। अच्छा जी, इसमें अब कंपोनेंट्स क्या होती हैं? फ़ैन होता है, आपने इन पे काम किया हो ना, फिल्टर विल्टर एसी के आप कर रहे होते हैं, फ़ैन होता है, फिल्टर होता है, डक्ट वर्क होता है, इन फायर डैम्पर, डिफ्यूज़र। डैम्पर क्या होता है? डैम्पर ये होते हैं ओपनिंग्स को कह लें आप, लूवर्स भी कहते हैं इनको, लूवर्स। और डिफ्यूज़र जो प्रेशर उसका डिफ्यूज़ करने के लिए होती हैं। अच्छा जी, ये आगे फर्दर उसकी डिटेल्स है। फैंस क्या होते हैं? डिवाइसेस टू मूव एयर, विदाउट फैंस देयर इज़ नो मैकेनिकल वेंटिलेशन। और फैंस के फिर टाइप्स हैं, प्रोपेलर फैन, एक्सियल फैन, सेंट्रीफ्यूगल फैन। ठीक है, तो फैंस क्या करते हैं कि एयर को आउटसाइड से इनसाइड लेकर आएंगे, इनसाइड से आउटसाइड भी लेके जा सकते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो ये फैंस जो है, ये देखें इसकी टाइप्स हैं, ये सारे तकरीबन मैंने देखे हुए हैं, हमारे लगा होता था। मसलन इसमें देखें, ये है प्रोपेलर फ़ैन, दिस इज़ द प्रोपेलर फ़ैन। ठीक है, ये घरों में भी लगे होते हैं, कूलर शूलर, ये वो आप जो यूज़ कर रहे होते हैं। ये वाला फ़ैन हमारे पास जनरेटर सेट पे लगा होता था, 6 लगे होते थे, 1 2 3 4 5 6। ये वाला सेम चीज़ थी, यही लगा, इसी तरह का लगा हुआ था जन सेट के ऊपर। जनरेटर को एक कैनोपी में था, यानी कैनोपी कहते हैं कि एक छोटा सा क्लोज्ड कमरा, लाइक पोटा के बन, छोटा सा कमरा। ठीक है, और उसके अंदर जनरेटर पड़ा हुआ है। अब उसको ठंडा रखना है ना, उसमें वेंटिलेशन वगैरह करवानी है प्रॉपर, तो उसमें ये एज अ एग्जॉस्ट लगे हुए थे, यानी उसमें जो एयर थी वो नेचुरल थी और आउटलेट मोटराइज थी, मैकेनिकल थी। ये देखें फ़ैन की टाइप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रीफ्यूगल फैंस होते हैं, इसमें ना ये टाइप्स होती हैं, ये कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल, जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे लिटरेचर में वो इस तरह की आपको मिलेंगी। ये देखें, ये इधर को घूम रहा है ना क्लॉकवाइज, तो ये है फॉरवर्ड, आगे को झुका हुआ। ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये बैकवर्ड है। ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड एंड दिस इज बैकवर्ड। और एक स्ट्रेट वाला, ये बिल्कुल सीधे सीधे, दिस इज रेडियल, इसको रेडियल कह लें आप, रेडियल। ठीक है, ये शेप्स देख लें, सेंट्रीफ्यूगल फैंस हैं। ठीक है जी, दिस इज, ये इनकमिंग है और ये इसकी आउटगोइंग है। बाकी जो सेंट्रीफ्यूगल, ये जो कंप्रेसर्स वगैरह हैं, ये मैं आपको आगे जाके करवाऊंगा। ठीक है, उसमें आप ज़्यादा डिटेल में इसको देखेंगे। अच्छा, फ़िल्टर का क्या काम होता है? फ़िल्टर फिल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, एयर की फ़िल्टरिंग के लिए, जैसे गाड़ी में नहीं होते एयर फ़िल्टर्स, तो ये फ़िल्टर के लिए यूज़ होता है। ये देखो एसी में भी लगा होता है, एसी फ़िल्टर, फिल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। कि यूज्ड एंड डिज़ाइन इनटू द गैस और एयर फ्लो सिस्टम टू रिमूव द पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर फ्लो टू व्हाट इज टर्म्ड एज एयर कंडीशनिंग। Simple technique for removing and preventing the airborne particles from clogging, heating or cooling fans or radiators. Okay, to a small 0.1 micron, micron होता है micrometer, ठीक है, which could cause significant performance degradation in the airflow system as well as damage the heat exchanger system. एयर फिल्ट्रेशन की भाई क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एयर को फिल्टर करके देना होता है, नहीं तो क्या होगा, कंटेमिनेशन होगी। ठीक है, गाड़ी में भी ऐसे होता है ना कि अगर आप एयर फिल्टर सही ना डालें तो फिर आपका जो एसी का वो होता है, एसी फिल्टर तो खैर रह रहा होता है, एसी फिल्टर अगर आप सही ना डालें तो वो आपका कंडेंसर ख़राब हो जाता है गाड़ी का। और अगर आप एयर फिल्टर सही नहीं डालेंगे तो जो इंजन को मिल रही है एयर वो गंदी क्वालिटी की मिलेगी और आपकी जो फ्यूल एवरेज है वो इफेक्ट हो जाती है, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल आपका खाना शुरू कर देगी।
तो इम्प्रूविंग दी ऑक्यूपेंट्स ब्रीदेबल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग दी जो है ये डेसिटाइल लाइक वॉल्स, सीलिंग्स एंड इक्विपमेंट फ्रॉम एयरबॉर्न डैमेज, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ द ऑक्यूपाइड बिल्डिंग स्पेसेस सच एज आइटम्स, अच्छा जी। एलिमिनेटिंग मिनिमाइजिंग द फायर हैजर्ड्स, ठीक है। इम्प्रूविंग दी शेल लाइफ, इसमें थोड़े से जो है ना ये मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग्स की ना। अच्छा जी। उसके बाद रिमूविंग एयरबॉर्न बैक्टीरिया, फिर फिल्टरिंग रिमूविंग द एयरबॉर्न पार्टिकुलेट्स, ओके। फिल्टर में जनाब ये देखें डिफरेंट टाइप्स आते हैं। ड्राई फिल्टर होता है, फाइबर ग्लास फिल्टर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर होता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। ये आगे फिर चलती जाती हैं स्टोरियाँ, हर चीज़ को छेड़ोगे उसके अंदर एक डेप्थ निकल आएगी, ओके। तो हर चीज़ के प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो हम यहीं तक रहेंगे बस, टाइप्स तक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो एच एक वर्ड बड़ा यूज़ होता है इंडस्ट्री में, एच वैक भी कहते हैं इसको, HVAC, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, यानी इसमें वेंटिलेशन वगैरह भी हो, हीट कंडीशनिंग भी हो, एयर कंडीशनिंग भी हो, यानी प्रॉपर एटमॉस्फेयर आपको देना है। अगर बाहर जैसा भी मौसम है लेकिन आपको बिल्डिंग के अंदर ज़बरदस्त एनवायरनमेंट मिले, जिससे क्या हो कि आप अच्छा काम कर सके, और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होगा? आपकी कंपनी को होगा। कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक टाइम है उसमें आप ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो किसको बेनिफिट होगा? इंडस्ट्री को ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। तो HVAC stands for heating, ventilation and air conditioning. It is the technology of indoor and vehicular environmental comfort. Okay, its goal is to provide thermal comfort and acceptable indoor air quality. आपको thermal comfort देना, thermally आप comfortable हो, okay. HVAC systems control the ambient environment temperature, okay, humidity, okay, air flow and air filtering. HVAC is an important part of residential structures, which making it safe and habitable. अच्छा जी, air conditioning क्या is a process of treating the air so to control simultaneously its temperature, humidity, purity and distribution to meet the requirement of the conditioned space. W.H. Carriers, who is known as the father of air conditioning, engineered and installed the first surrounding air conditioning system, providing for the major functions of heating, cooling, humidifying and dehumidifying, ठीक है। He made use of the air washers or controlling the dew point of air by heating or chilling the recirculating water. ये है जनाब जिन्होंने AC बनाया था, पाइन ने, फादर ऑफ द एयर कंडीशनिंग, बहुत हो गए। तो ये आपको, बाकी इसको हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।